अल्बर्ट आइंस्टीन ने कहा था, प्रकृति को गहराई से देखो और तब तुम सब कुछ बेहतर समझोगे। और आज हम प्रकृति के एक बहुत ही दिलचस्प पहलू पर बात कर रहे हैं, भारत में मॉनसून का जल्दी आना, खासतौर पर जो 2025 में हुआ। हाँ, ये विषय देखिए यूपीएससी की तैयारी करने वालों के लिए तो बहुत ही अहम है, प्रीलिम्स और मेंस दोनों के लिए, और वैसे भी आम जानकारी के लिए भी काफी दिलचस्प है। हम इंडियन एक्सप्रेस में जो जानकारी छपी है उसी के आधार पर इसकी गहराई में उतरेंगे, समझने की कोशिश करेंगे कि भाई इस साल मॉनसून टाइम से पहले क्यों आ गया, क्या थे इसके पीछे के वैज्ञानिक कारण। चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले जो मुख्य बात है, आईएमडी ने मतलब भारतीय मौसम विज्ञान विभाग ने केरला में मॉनसून की घोषणा की। कब? 24 मई को ही। ये सामान्य तारीख मतलब 1 जून से पूरे 8 दिन पहले है। पिछली बार इतनी जल्दी मुझे याद है 2009 में हुआ था, 23 मई को। और ये तो हम सब जानते ही हैं कि दक्षिण पश्चिम मॉनसून कितना जरूरी है। भारत की 70% से ज्यादा जो सालाना बारिश है वो इसी से होती है। खेती, अर्थव्यवस्था सब इसी पर निर्भर है ना? बिल्कुल सही कहा। और देखिए, आईएमडी जब मानसून आने की घोषणा करता है तो वो ऐसे ही नहीं करता। उसके पीछे कुछ खास वैज्ञानिक मानदंड होते हैं। ये मानदंड 10 मई के बाद कभी भी पूरे हो सकते हैं। मोटे तौर पर कहें तो 3 मुख्य चीजें देखी जाती हैं। अच्छा, हाँ, ये जानना दिलचस्प होगा कि वो कौन सी 3 चीजें हैं। पहली तो शायद बारिश ही होगी। जी हाँ, पहला क्राइटेरिया है बारिश। आईएमडी ने कुछ 14 मौसम स्टेशन चुन रखे हैं, केरल, लक्षद्वीप और कर्नाटक में। तो शर्त यह है कि इनमें से कम 60% स्टेशनों पर, यानी कि 8 स्टेशंस पर लगातार 2 दिन तक कम से कम 2.5 मिलीमीटर बारिश दर्ज होनी चाहिए। ठीक है, मतलब 1-2 जगह बारिश हो गई वो काफी नहीं, लगातार 2 दिन और कम से कम 8 स्टेशंस पर 2.5 मिलीमीटर। समझ गई। और दूसरा? वो शायद हवाओं से जुड़ा हुआ। हाँ बिल्कुल। दूसरा मानदंड हवा के पैटर्न या विंड फील्ड को देखता है। इसमें यह देखा जाता है कि समुद्र तल से करीब 4.5 किलोमीटर ऊपर, मतलब 600 एचपीए दबाव लेवल तक हवाएं पश्चिमी हों, और साथ ही जमीन से थोड़ा ऊपर लगभग 925 एचपीए लेवल पर हवा की जो रफ्तार है वो 15 से 20 नॉटिकल मील प्रति घंटा, यानी करीब 27 से 37 किलोमीटर प्रति घंटा होनी चाहिए। ये दिखाता है कि मानसूनी हवाएं सेट हो गई हैं। अच्छा, और वो तीसरा आपने कहा था ओएलआर, ये थोड़ा टेक्निकल सा लगता है। ये ओएलआर क्या चीज है और ये मानसून का संकेत कैसे देता है? देखिए, ओएलआर का मतलब है आउटगोइंग लॉन्ग वेव रेडिएशन। मतलब पृथ्वी जो गर्मी सोखती है सूरज से, उसे वापस अंतरिक्ष में भी भेजती है ना? हाँ। तो जब आसमान में घने बादल होते हैं जैसे मानसून के बादल, तो ये गर्मी उतनी आसानी से बाहर नहीं जा पाती, मतलब ओएलआर का मान कम हो जाता है। हाँ। तो मानसून की शुरुआत के लिए एक तय समुद्री इलाके में ओएलआर का मान 200 वाट प्रति वर्ग मीटर से कम होना चाहिए। ये दिखाता है कि वहां घने बादल हैं और मानसून के लिए माहौल बिल्कुल तैयार है। समझ गए। तो मतलब बारिश, हवा की दिशा और रफ्तार और ये ओएलआर, ये तीनों शर्तें जब पूरी होती हैं तब आईएमडी कहता है कि हाँ, मानसून आ गया। बिल्कुल। तभी औपचारिक घोषणा होती है। तो अब आते हैं सबसे बड़े सवाल पे। इस साल ये सब इतनी जल्दी क्यों हो गया? मतलब कौन सी कड़ियां थी जो इतनी जल्दी जुड़ गई? हाँ, ये दिलचस्प है। इस बार कई सारी वायुमंडलीय और समुद्री चीजें एक साथ फेवर में आ गई। जैसे एक तो अरब सागर पर एक कम दबाव का क्षेत्र बना हुआ था, और साथ ही मध्य भारत के पास विदर्भ पर एक ट्रफ थी। ट्रफ मतलब कम दबाव की एक लाइन जैसी। इन दोनों ने मिलकर समुद्र से नमी को अपनी तरफ खींचना तेज कर दिया। अच्छा, तो ये तो हो गए स्थानीय कारण। जी। लेकिन हमने सुना है कि कुछ बड़े पैमाने के पैटर्न भी असर डालते हैं, जैसे वो मैडन जूलियन ऑसिलेशन, एमजेओ जिसे कहते हैं। हाँ बिल्कुल, एमजेओ का रोल इस बार बहुत अहम था। ये मैडन जूलियन ऑसिलेशन जो है, ये भूमध्य रेखा के पास वायुमंडल में एक बहुत बड़ी गड़बड़ी या डिस्टर्बेंस कह लीजिए, जो धीरे धीरे पूरब की तरफ बढ़ती है। और जब इसका एक्टिव फेज, मतलब वो हिस्सा जहां मौसम ज्यादा सक्रिय होता है, हिंद महासागर के ऊपर होता है, तो ये भारत में मानसून की बारिश को काफी बढ़ा देता है। अच्छा। और इस साल ठीक मानसून आने के समय ये एमजेओ बिल्कुल सही जगह पर, यानी अपने अनुकूल फेज में था, तो उसने मानसून को जल्दी आने में एक बड़ा पुश दिया। अरे वाह, मतलब हजारों किलोमीटर दूर की घटना का यहाँ सीधा असर। कमाल है। और वो एक मस्कारीन हाई का भी जिक्र होता है, उसका क्या रोल था? हाँ, मस्कारीन हाई ये दक्षिण हिंद महासागर में एक बड़ा हाई प्रेशर एरिया है। ये जितना ताकतवर होता है उतनी ही तेजी से हवाएं भारत की तरफ धकेली जाती हैं,
और इस बार ये भी काफी मजबूत था, तो इसने हवा के फ्लो को और तेज कर दिया। फिर एक और चीज थी संवहन यानी कन्वेक्शन। कन्वेक्शन मतलब वो गर्म हवा का ऊपर उठना। हाँ, गर्म और नम हवा का ऊपर उठकर बादल बनाना। ये प्रक्रिया भी काफी तेज थी, जिसने बारिश बनाने में मदद की। और वो सोमाली जेट और हीट लो, क्या उनका भी हाथ था इसमें? ऐसा लग रहा है जैसे सारी चीजें एक साथ हो गईं। बिल्कुल बिल्कुल, ये एक पूरी पहेली की तरह है जिसके सारे टुकड़े एकदम फिट बैठ गए। सोमाली जेट वो तेज हवाएं हैं जो अफ्रीका के पास से आकर भूमध्य रेखा पार करती हैं और मानसून को भारत की तरफ धकेलती हैं। वो भी मजबूत थीं। और गर्मी में पाकिस्तान और उत्तर पश्चिम भारत में जमीन जब खूब तप जाती है तो वहां एक हीट लो मतलब कम दबाव का क्षेत्र बन जाता है। ये बिल्कुल एक वैक्यूम क्लीनर की तरह काम करता है। अच्छा। अरब सागर से नमी वाली हवाओं को अपनी तरफ खींचता है। इस बार ये हीट लो भी काफी असरदार था। तो आप देखिए, लोकल कम दबाव, एमजेओ का सही फेज, मजबूत मस्करीन हाई, तेज सोमाली जेट, प्रभावी हीट लो और अच्छा संवहन, इन सब ने मिलकर ऐसा माहौल बनाया कि मानसून को जल्दी आना ही पड़ा। वाकई ये सुनना बहुत दिलचस्प है कि कैसे ये सब अलग अलग कारक एक दूसरे से जुड़कर इतने बड़े पैमाने पर मौसम को बदल सकते हैं। तो इसका मतलब साफ है कि इस साल मानसून का जल्दी आना किसी एक वजह से नहीं, बल्कि इन सभी जटिल चीज़ों के एक साथ होने का नतीजा था। और ये भारत के लिए तो बहुत ही मायने रखता है। तो आज की इस बातचीत का सार यही निकलता है कि मानसून का जल्दी आना कई वायुमंडलीय और समुद्री ताकतों का मिला-जुला खेल है। कोई एक बटन नहीं है और आईएमडी जो घोषणा करता है वो ठोस वैज्ञानिक आधार पर करता है। यूपीएससी की तैयारी करने वालों के लिए इन कारकों और प्रक्रियाओं को समझना वाकई बहुत जरूरी है। हाँ, और ये हमें एक बहुत अहम सवाल पर भी लाता है कि भविष्य में जैसे जैसे जलवायु परिवर्तन हो रहा है, ये मॉनसून के जटिल पैटर्न कैसे बदल सकते हैं? क्या इस तरह की अनियमितताएं हमें और ज्यादा देखने को मिलेंगी? ये यकीनन आगे सोचने और स्टडी करने का विषय है। बिल्कुल। तो अगर आपको ये जानकारी काम की लगी हो, उपयोगी लगी हो, तो प्लीज़ इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अगर आपके मन में कोई भी सवाल है या कुछ और जानना चाहते हैं, तो नीचे कमेंट्स में ज़रूर पूछें। याद रखिए, हमारी आज की जानकारी का स्रोत इंडियन एक्सप्रेस था। अगली बार फिर मिलेंगे एक और दिलचस्प विषय के साथ।